हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अवेयर आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जाम के पेपर 1 के थर्ड टॉपिक रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। गाइस, रिसर्च एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चन है नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप कोई पीएचडी एंट्रेंस देते हैं तो भी वहाँ पे रिसर्च से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मान लो आप यूनिवर्सिटी में एनरोल भी होते हैं तो यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है वहाँ पे भी आपसे रिसर्च के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छा खासा वेटेज होता है। तो गाइस चलिए हम आज बात करेंगे रिसर्च के बारे में। सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। रिसर्च एप्टीट्यूड क्या है? रिसर्च, जो रिसर्च है आपके पास दो शब्दों से मिलकर के बना है, ठीक है, कंटेनिंग टू वर्ड्स। एक री है आपके पास, एक है सर्च। री मतलब अगेन होता है, सर्च मतलब ढूंढना, फाइंड आउट करना, ठीक है। और एप्टीट्यूड की बात करें तो एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिक्षमता, यानी कैपेसिटी, काम करने की ताकत, यानी रिसर्च करने की कैपेसिटी जो है आपके पास में, उसी को क्या बोलते हैं? रिसर्च एप्टीट्यूड बोलते हैं। जब कोई चीज़ आपके पास, कोई फैक्ट है, कोई फाइंडिंग्स है, वो पहले से अगर प्रेजेंस है हमारी सोसाइटी के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर, लेकिन उन्हीं में हम लोग जब कोई नया ओरिजिन, एक नया कोई फैक्ट है, नई उसकी कोई टेक्निक्स है या नए कुछ इसके अंदर हम लोग क्वालिटी अगर फाइंड करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं, राइट। अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, जैसे कि हमारे अगर हम बात करें मेडिकल साइंस में या और बहुत सारी साइंसेज हैं, उनके अंदर क्या है, हमारे पास किसी भी एक जो प्रॉब्लम है आपके पास, राइट, कोई एक कंसर्न है, तो उसकी तमाम हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्यूशंस के, राइट। मतलब सिंपली मैं आपसे कहूँ तो रिसर्च, व्हाई रिसर्च, रिसर्च क्यों कंडक्ट किया जाता है? तो रिसर्च कंडक्टेड फॉर एनी कंसर्न, टू सॉल्व आउट एनी कंसर्न, एनी प्रॉब्लम, वी कंडक्ट रिसर्च। कोई अगर प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर, कोई भी समस्या है, और उस समस्या के समाधान के लिए, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं? रिसर्च कंडक्ट करते हैं, रिसर्च किया जाता है, राइट। तो इसीलिए होता है। तो गाइज अगर मैं बात करूं, इसी को हम लोग रिसर्च के क्या कहते हैं? इसी के रिसर्च के हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव में भी क्वालिफाई करते हैं, इसको मतलब क्लासीफाई कर सकते हैं आप। तो कहने का मतलब है रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है आपके पास में, कि किसी पर्टिकुलर कंसर्न के लिए हम रिसर्च कर सकते हैं या करते हैं। सो अगर रिसर्च की कोई डेफिनेशन पूछे आपसे, ठीक है, तो रिसर्च क्या है आपसे? इट्स अ केयरफुल कंसिडरेशन टू सॉल्व आउट द प्रॉब्लम और कंसर्न बाय स्पेसिफिक साइंटिफिक मेथड्स। अगर साइंटिफिक मेथड के थ्रू अगर आप क्या करते हो, किसी कंसर्न को या किसी ऐसी स्टडी को पूरा करते हो जिससे आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिसर्च। अब बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, रिसर्च की डिफरेंट डिफरेंट क्या है डेफिनेशन दिए, तो वो हमसे जनरली एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं और अब मैं इसके बारे में बात भी नहीं करूंगा। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं रिसर्च के सबसे इंपॉर्टेंट बात है फीचर्स के बारे में। तो गाइस रिसर्च के फीचर्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें रिसर्च के फीचर्स में, दैट इज सबसे पहले आता है आपके पास में ऑब्जेक्टिविटी। अगर आप रिसर्च कंडक्ट करते हो, ठीक है, तो कहीं पे भी कोई भी अगर साइंटिफिक फील्ड में है और अगर वो रिसर्च करना चाहता है, तो रिसर्च की सबसे बड़ी खास बात होगी, अनुसंधान की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो कैसा होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, राइट। यानी वस्तुनिष्ठता बोलते हैं आपके पास, यानी कि आपका जो रिसर्च है किसी भी बायसनेस से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, राइट। किसी से मतलब पक्षपातपूर्ण उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है, राइट, आपका फेथ क्या है, आपका बिलीफ क्या है, रिसर्च के अंदर इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, जिस तरह से आपके पास में जैसे फैक्ट होते हैं, अगर मैं एग्जांपल दूं आपके पास में जैसे 20 है आपके पास, तो 20 का मतलब 20 ही होता है, राइट। इसके अंदर ऊपर नीचे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बॉय का मतलब बॉय होता है, गर्ल का मतलब गर्ल ही होता है। तो मतलब रिसर्च का मतलब रिसर्च है। अगर प्रॉब्लम है आपके पास में, तो उस प्रॉब्लम का मतलब प्रॉब्लम है, मतलब फैक्चुअल चीजें होती है आपके पास में। इसी को हम वस्तुनिष्ठता कहते हैं। वस्तुनिष्ठता जो है आपके पास में इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इतिहास जो है आपके पास में ज्यादातर जो हिस्टोरियंस होते हैं उनसे इन्फ्लुएंस होता है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जो आपके पास जो थिंकर है, बिना उसके विचारों के वो इन्फ्लुएंस हुए रह ही नहीं सकता। लेकिन हमारे अगर हम रिसर्च की बात करें तो यहाँ पे स्पेशली इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, यहाँ पे आप पर्सनल व्यूज आपके क्या हैं किसी भी फैक्ट और फिनोमेना के बारे में, उसका इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो यहाँ पे आपने जो डेटा कलेक्ट किया है, राइट, और वो आपने जो हाइपोथेसिस आप लेके चल रहे हो, तो उसको अगर मैच करता है तो यही आपके पास उसको ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास गाइस सेकंड टर्म, दैट इज रिलायबिलिटी, ठीक है।
कोई भी जब रिसर्च करते हो आपके पास में कितना रिलायबल है, विश्वसनीय कितना है, उसकी विश्वसनीयता कैसी है। यानी कि अगर मान लो कोई भी रिसर्च करते हो तो एज आई टोल्ड यू कि रिसर्च फॉर एनी कंसर्न, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं, और अगर वो रिसर्च आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे इस तरह अभी क्या है, कोरोना प्रॉब्लम चल रही है, पेंडेमिक है, राइट। तो बहुत सारी जो वैक्सीन है वो अभी बनाई जा रही है, ठीक है। तो कोई वैक्सीन है आपके पास में, अब वो कोई भी हो सकती है, ठीक है, तमाम तरह की कंपनियां लगी हुई हैं, और अगर वो वैक्सीन है आपके पास में, अगर वो काम कर रही है, राइट, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रही है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, रिलायबल। तो रिसर्च के अंदर रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, कितना उस पर डिपेंडेंट हुआ जा सकता है, तो वही इसकी रिसर्च के हम लोग क्या करते हैं, उसकी रिलायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। और ये रिलायबिलिटी किस पे बेस्ड होती है आपके पास में, आपके रिसर्च के टूल्स पे, किस तरह के आपने जो टूल्स इस्तेमाल किए थे, ठीक है, उनमें कोई एरर तो नहीं थी, राइट। तो वो सारी चीज़ें विशेष तौर पर ध्यान दी जाती है इसके अंदर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वैलिडिटी के बारे में। तो वैलिडिटी में आपके पास में क्या है, ओबियसली बात है, आपके पास में वैलिडेट करना, राइट। आपका जो रिसर्च है कब वैलिड होगा, जब आप वैलिड, आपके पास में क्या होगा, प्रॉपर मेथोडोलॉजी होगी, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होंगे, प्रॉपर आप उसको रिसर्च को कंडक्ट करोगे, प्रॉपर आपके पास में मेंटर्स होंगे, और उन्हीं से आपके पास में क्या है, वैलिडिटी आती है, राइट। अगर आपने जो तथ्य यानी जो स्थापित मानदंड हैं, आपके स्टैंडर्ड है, उनको फॉलो किया है, तो जरूर आपका जो रिसर्च है वो वैलिडेट होगा। तो इसी को हम लोग रिसर्च की वैलिडिटी बोलते हैं। कई सेकंड टर्म है आपके पास में एक्यूरेसी, राइट। तो एक्यूरेसी सिंपल सी मतलब ये है आपके पास में कि जो रिजल्ट आपने क्या किया है। अब एक्यूरेसी का अगर मैं कहूँ आपके पास कि रिसर्च अगर आप लेके आते हो, एक्यूरेसी का मतलब होता है आपके पास में उसकी वैधता कितनी है, ठीक है, वो कितना आपके पास में उसमें एरर है, कितना एरर नहीं है, राइट। प्रॉब्लम को कितना सॉल्व कर पा रहा है, हमारे कंसर्न को कोई रिसर्च कितना सॉल्व कर पा रहा है, कितना नहीं, राइट। तो वहाँ पे आपके पास में एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि 90% है, 99% है, 100% है, राइट। तो रिसर्च के अंदर क्या है, ओबियसली आपके पास में एक्यूरेसी है, इसका एक मेजर टर्म है। दैट इज नेक्स्ट आता है आपके पास में क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी में कोई टेक्निकली अगर कोई डिफरेंस हो तो मैं नहीं जानता इसके बारे में, बट क्रेडिबिलिटी का मतलब भी क्या है आपके पास में, रिसर्च की विश्वसनीयता। और रिसर्च की विश्वसनीयता किस पे बेस्ड होती है, उसकी जो उसका अगर मैं मान लो बात करूँ आपके पास में, तो उसकी योग्यता जो रिसर्च की है वो किस पे वैलिडेट करेगी, किस पे अगर मान लो वो डिपेंडेंट होगी। तो ये जो डिपेंडेंट होती है आपके पास में विशेष तौर पे हमारे पास हमारे मानदंड पे, ठीक है, किस पे हमारे पास में मानदंड, जो आपने डेटा कलेक्शन किस तरह से किया है, डेटा में कोई एरर तो नहीं है, आपका खुद का बायसनेस तो नहीं है, आपके पास में इन्फ्लुएंस तो नहीं है, ठीक है, तभी आपके पास जो रिसर्च है वो क्रेडिबल होगा आपका, राइट। कई नेक्स्ट आता है हमारे पास सिस्टमाइजेशन। तो रिसर्च के लिए या किसी भी काम के लिए, नॉट इवन इन रिसर्च, किसी भी काम के लिए, इवन द लाइफ, अगर आप जीवन को जीते हो तब भी आपके पास में सिस्टमाइजेशन ये आपके पास टर्म होना चाहिए। आपका जीवन है, आपके पास प्रॉपर दिनचर्या होनी चाहिए, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो ऐसे ही हम अगर बात करें इसको रिसर्च की बात, तो रिसर्च में आपने जो भी हाइपोथेसिस तैयार किया था उसके बाद में आपने डिजाइन किया होगा, डिजाइन करने के बाद में फिर क्या करते हैं आप, प्रॉपर आप देखते हैं कि डेटा कलेक्शन का मेथड क्या होगा, राइट। तो वो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं आपके पास में, उनको ध्यान में रखते हुए, और उसके बाद में क्या करते हो आप, इसको रिजल्ट के डेटाज को हाइपोथेसिस से मैच करते हो। तो ये सारी चीजें कब निकल के आती हैं, सिस्टमाइजेशन से। अगर आपका रिसर्च सिस्टमेटिक नहीं है, राइट, सिस्टम से नहीं चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में रिजल्ट का हाइपोथेसिस से मैच करने में क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार वो फेल कर सकता है। तो ये गाइस हमारे पास में मेन क्या है, रिसर्च के फीचर्स हैं। यू ऑल मस्ट हैव टू लर्न दीज, बहुत ही जरूरी है आपके पास में, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम बात करें रिसर्च की जो मैथोडोलॉजी के लिए फीचर्स क्या क्या हैं, कई बार बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं एम्पिरिकल के बारे में। एम्पिरिकल टर्म में जो रिसर्च होना चाहिए आपके पास कैसा होना चाहिए, एम्पिरिकल होना चाहिए, ठीक है। एम्पिरिकल हिंदी में हम बोलते हैं अनुभवजन्य, यानी कोई भी अगर रिसर्च आप कर रहे हो तो वो कैसा होना चाहिए, व्यक्तिगत होना चाहिए। आपने सिंपली आई वुड से गो टू द फैक्ट, फाउंड आउट द फैक्ट, एनालाइज द फैक्ट एंड देन पास द रिजल्ट, देन पास द डिसीजंस। तो कहने का मतलब है आपके पास में ऐसा नहीं कि किसी की सुनी सुनाई बात, यानी कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि अमेरिका जैसे कंट्री जो वो कई बार हम पे आरोप लगाते हैं कि हम क्या करते हैं, पेटेंट राइट का उल्लंघन करते हैं, हम कॉपी पेस्ट करके रिसर्च करते हैं। ज़्यादातर हमारी जो थेसिस लिखी जाती है उनमें कॉपी पेस्ट होता है। तो अमेरिका जैसे कंट्री और भी कई कंट्री हैं जो भारत पे आप ये इस तरह का एलिगेशन से लगाते रहते हैं। तो कहने का मतलब है, इसका सीधा मतलब होता है कि हमारा रिसर्च कैसा नहीं होता, एम्पिरिकल नहीं होता। हम जो डेटा कलेक्शन का काम है ना, सर्वे का काम है, या जो थेसिस लिखने का काम है, हम खुद से नहीं करते, कॉपी पेस्ट है, मतलब कि कंटेंट उठाते हैं।
तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर जब ऐसा करेंगे तो हमें पेटेंट नहीं मिल पाएगा, और पेटेंट नहीं मिल पाएगा तो हमारे पास नए प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, और प्रोडक्ट जब हम नहीं बनाएंगे तो आपके पास में हमारा जो कंट्री है वो आगे डेवलप नहीं करेगा, हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, हमें रोजगार नहीं मिलेंगे, राइट। तो ओबियसली हमारे यहाँ पे कंपनी नहीं होगी, सिंपली बात ये है आपकी बात, ठीक है। तो अगर मैं मान लो जैसे आज की बात करूँ, आज वाइपो, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह की रैंकिंग करता है। तो अगर हम वाइपो में या प्रॉपर्टी राइट की बात करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो वी आर द 48th कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, ये इसका सीधा सीधा फर्क पड़ता है कि हम लोग क्या है, रिसर्च में अभी थोड़ा एडवांस हो रहे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी और फिजिक्स में हम लोग बहुत एडवांस हैं, हम दुनिया में चौथे नंबर पे आते हैं। लेकिन हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा 48th नंबर आता है। तो ये आज ही की रिपोर्ट में बता रहा हूँ आपको, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब है, अगर आप क्या करते हो, आपका रिसर्च अनुभवजन्य है, यानी आपने खुद से आपने चीज़ों को देखा है, आपके रिजल्ट हो सकता है गलत हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप दोबारा से अगेन एंड अगेन आप अपने रिसर्च को कंप्लीट करेंगे, लेकिन वो होना चाहिए आपके पास एम्पिरिकल। मैं आपसे अगर मान लो एक सिंपल सा मैं एक क्वेश्चन कहूँ कि आपसे कोई पूछ ले, हाउ मेनी वेज टू लर्न टू गेट नॉलेज। अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, राइट, अगर आप अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, आप नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, तो कितने तरीके हैं आपके पास। तो बेसिकली अगर हम बात करें फिलोसफी की, तो ठीक है, हमारे पास वी आर 3 वेज, 3 तरीके हैं हमारे पास में। कोई भी व्यक्ति किससे इन 3 तरीकों से जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो पहला है आपके पास में, दैट इज एम्पिरिकल, अनुभव से चीज़ें आती हैं आपके पास में। मैं बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि जो आपके पास नॉलेज है वो 10% बुक्स के अंदर है और 90% एनवायरनमेंट में। इसका सीधा मतलब होता है कि आप बाहर रह करके बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, व्यवहार सीखते हो, जीवन सीखते हो, राइट, और जो जो आप पढ़ते हो, लिखते हो, उसको अप्लाइड करना सीखते हो। दूसरा है आपके पास में लॉजिक, जब हम तर्क करते हैं, जैसे पार्लियामेंट में क्या है, बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, MP MLAs होते हैं, राइट, तो वो क्या करते हैं, आपस में डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो नई नई चीज़ें आती है निकल करके, ठीक है। तो इससे क्या है, आपके पास तर्क करते हैं, राइट। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम क्या करते हैं, रिसर्च को हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को दबाते हैं, उनको सप्रेस करते हैं। हम किसी भी अपने बच्चे हैं उनको क्या करते हैं, उनको जब भी वो क्वेश्चन करते हैं तो हम उनके क्वेश्चंस का जवाब नहीं देते, ऊपर से क्या करते हैं, उनको दबाने का काम करते हैं तमाम तरह की चीज़ों से, राइट। अगर मान लो कोई बच्चा क्वेश्चन करता है, सपोज दैट आप रात को नाखून काटते हैं, ठीक है, और आपके पेरेंट्स अगर बोलते हैं आपके पास में रात को नाखून नहीं काटने चाहिए, राइट, तो वो क्या करेंगे, अगर जैसे ही आपने क्वेश्चन कर लिया उनसे क्यों नहीं काटने चाहिए, तो वो आपको जवाब किस तरह के देते हैं, यही पढ़ते हैं आप, यही आप सीख रहे हो वहाँ पर जा करके, ठीक है, बदतमीजी करना शुरू कर दिया है, आपके पास यही पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है, वो इसको अदरवाइज ले जाते हैं, जबकि हमारा क्वेश्चन सीधा था, सिंपल था कि रात को नाखून क्यों नहीं काटने चाहिए, आप लॉजिक दे दो, बात खत्म, ठीक है। और वो ऊपर से बोलेंगे कि हमने तो अपने माँ बाप से इस तरह का कोई जवाब नहीं किया था, इस तरह के हमने कोई क्वेश्चन नहीं किए थे, हम तो वो जो करते आए तो वही हम लोग फॉलो करते हैं। तो मतलब वो चाहते हैं कि आप लोगों ने जो गलतियाँ की थी वापस से हम भी करें, तो वो सब नहीं होना चाहिए, राइट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप अगर मान लो किसी को कुछ बोलते हो तो आप उसको जवाब भी दें, ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्ग्यूमेंट करके और निकल जाए, नो। उससे क्या होता है, तर्क करने से आपके पास दिमाग डेवलप होता है, नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आपको नए जो आपके पास ओरिजिन है वो खुलते हैं, ठीक है ना गाइस। थर्ड है आपके पास में इन्फेरेंस, यानी कि आप किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो जाते हैं और सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो जाते हैं और तब अनुमान लगाते हैं, ठीक है। तो आपका अनुमान कहीं ना कहीं कई बार चांसेस होते हैं कि वो कैसा होगा, वो अनुमान सटीक होगा और वो चांसेस हैं कि वो फुलफिल भी हो जाए, राइट। लेकिन एक आदमी है, ठीक है, पता है नहीं देश दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, उसके आर्ग्यूमेंट कैसे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आज ये बारिश होगी, जबकि वो मौसम के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। और अगर कोई ज्योग्राफर है, वो अगर मौसम के बारे में जानकारी दे, बरसात होगी नहीं होगी, मौसम कैसा रहेगा, तो उसकी भविष्यवाणी जो है आपके पास में, उसकी जो प्रेडिक्शन है वो ठीक हो सकती है। तो गाइज वी हैव 3 वेज टू लर्न टू गेट नॉलेज, पहला एम्पिरिकल, दूसरा लॉजिक और थर्ड है इन्फेरेंस, ठीक है ना गाइज। तो गाइज यहाँ पे हम बात करेंगे लॉजिक के बारे में। तो यहाँ पे लॉजिक क्यों जरूरी होता है, आपके पास आर्गुमेंट क्रिएट हो, आर्गुमेंट क्रिएट होने से आपके पास में नए नए जो नॉलेज के ओरिजिन है वो जनरेट होते हैं, ठीक है ना गाइज। हमारे पास नेक्स्ट है साइक्लिक। तो गाइज सिंपल सा मैं कहूँ आपके पास में, तो जो प्रॉब्लम्स होती है, ऐसा तो है नहीं आपके पास में, अभी अगर मैं बात करूँ कि सिंपल सा मैं आपको एक टर्म चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब तक जीवन रहेगा तब तक तकलीफें रहेंगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी, और एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी, दूसरी आपको मिल जाएगी।
दूसरी सॉल्व होगी, आपके पास तीसरी मिल जाएगी। तो प्रॉब्लम जीवन जब तक रहेगा तब तक खत्म नहीं होने वाली, ठीक है। तो गाइस सेम हैपेंड विद द रिसर्च। तो एक हमारे पास में कोई प्रॉब्लम होगी उसके लिए हम रिसर्च करेंगे, फिर उसी से रिलेटेड कोई दूसरी प्रॉब्लम होगी उसके लिए फिर रिसर्च करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, आपके पास रिसर्च कैसा होता है, साइक्लिक। जैसे ही प्रॉब्लम है, क्योंकि 100% प्रॉब्लम क्योर नहीं होती, कभी भी नहीं होती, ठीक है। पल्स पोलियो अभियान है आपके पास में 20 सालों से चल रहा है, अभी तक आपके पास में जो पोलियो का जो डिजीज है, वायरस है, वो खत्म नहीं हुआ है बर्ड से, ठीक है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो उसके लिए वापस से अब जैसे कोरोना प्रॉब्लम चल रहा है आपके पास में, तो ऐसा थोड़ा ना कि कल को कोई वैक्सीन बना लेगा तो एक ही वैक्सीन जो है उसी से पूरा वो आने वाले जीवन तक उसको हम लोग ठीक करते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। बार बार क्या होगा, जो भी आपके पास में जो पेंडेमिक है आपके पास, ठीक है, कोरोना के लिए, तो नई नई रिसर्च होती रहेंगी, नई नई जो वैक्सीन है वो आती रहेंगी, और इस तरह से आगे चलता रहेगा। कोई एक वैक्सीन पे हम लोग डिपेंडेंट नहीं रहते, राइट। तो ये क्या है, आपके पास रिसर्च कैसा होता है, साइक्लिक, यानी एक के बाद एक के बाद एक चलता रहता है। फिर जिसके बाद हम बात करते हैं एनालिटिकल। रिसर्च की सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या होती है, अगर रिसर्च फीचर्स की बात करें तो एनालिटिकल का मतलब होता है विश्लेषणात्मक, ठीक है ना। हमारे पास फैक्ट होते हैं, हमारे पास सर्वे से हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, हमारे पास हाइपोथेसिस होती है, ठीक है, बहुत सारे रिजल्ट होते हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड जो प्रिंसिपल है वो भी होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनमें से उनको एनालाइज करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको बात करूँ कि अभी क्या है, वही हमारे पास एक ही एग्जाम्पल है जो करंट का है, जिससे आप अवेयर हैं। तो पेंडेमिक प्रॉब्लम चल रही है, तो पेंडेमिक में क्या है, नहीं नहीं आपके पास में वेरिएशंस ले रहा है वायरस, ठीक है। कभी खांसी जुकाम हो गया आपके पास में, कभी एसिम्प्टोमेटिक बोल दिया जा रहा है, कभी हवा, कभी पानी, यही चल रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर्स इसको एनालाइज कर रहे हैं कि भैया इसकी टेंडेंसी कैसी है वायरस की, गेटिंग माय पॉइंट। जब इसकी टेंडेंसी हमें समझ आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वैक्सीन बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग उसका जो क्योर है या उसका जो उपचार है, इलाज है, वो ढूंढेंगे, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पे एनालिटिकल में सीधा मतलब होता है कि रिसर्च को उसके किस तरह के डेटा हमने कलेक्ट किए, डेटा को हम लोग हाइपोथेसिस से, उसके रिजल्ट से मैच करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उसके बाद रिजल्ट पास आउट करते हैं। तो ये पूरी उसके चांसेस रहते हैं कि हमारा जो हाइपोथेसिस और रिजल्ट है वो मैच करेंगे और हमारा जो रिजल्ट है, यानी हम जो कंसर्न लेके चले थे वो पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस क्रिटिकल। क्रिटिकल का सीधा मतलब होता है, आप इसको बेसिकली क्रिटिक्स से बिलोंग कर सकते हैं। यानी हम क्या करते हैं इसमें, सिंपली अगर मान लो मैं किसी एक व्यक्ति की बात करूं तो हम क्या करते हैं, व्यक्ति को सिर्फ उसकी अच्छाई नहीं देखते, हम उसकी बुराई भी देखते हैं, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है वो भी देखते हैं, ठीक है ना। तभी हम उसको ऊपर प्रॉपर उसको क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, एनालिटिकली इसको ही बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, जब रिसर्च की हम लोग उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, वो भी अगर हम उसको देखते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल बोलते हैं, ठीक है ना गाइस। उसके बाद हम बात करते हैं मैथोडोलॉजी। तो गाइस किसी भी रिसर्च के लिए जो मैथोडोलॉजी है वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर मैथोडोलॉजी आपके पास प्रॉपर नहीं है, आपका डिज़ाइन ठीक नहीं है, आपने उसको प्रॉपर फ्रेमवर्क में डेटा कलेक्ट नहीं किया है, ठीक है, आपके ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं, तो इससे क्या है, आपके पास रिसर्च का रिजल्ट जो आप पब्लिश करोगे तो वो गलत होएगा, उसमें एरर आएगी, ठीक है ना, और हाइपोथेसिस से वो मैच नहीं करेगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, मैथोडोलॉजी है वो प्रॉपर आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं हम लोग रेप्लिकेबिलिटी के बारे में। तो रिसर्च में रेप्लिकेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, इसी को हम लोग साइक्लिक भी बोल सकते हैं। तो यानी जब तक रिजल्ट आपके प्रॉपर ठीक नहीं आ जाते हैं, ठीक है ना, जो भी आप हाइपोथेसिस लेके चले थे वो प्रॉपर नहीं आपका फिट बैठता है, जो भी कंसर्न लेके चले थे अगर वो प्रॉपर नहीं आपका सॉल्व होता है, तब तक क्या करते हैं आप उसी को रिपीट करते रहते हैं बार बार, ठीक है, रिसाइकिल करते रहते हैं, ठीक है, दोहराते रहते हैं, जब तक आपके पास प्रॉपर डिजायर रिजल्ट नहीं आते, ठीक है ना। जैसे अगर आप लैब में रहते हैं तो लैब में आपके पास में आप पर्टिकुलर डेटा को प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे एरर्स हैं वो एलिमिनेट होती जाती है, लेकिन माइनर एरर बच जाती हैं। तो आपको जो स्टैंडर्ड है उनके अकॉर्डिंग क्या करते हो, आप उसे फाइनल करते हो, फाइनल रिजल्ट में कन्वर्ट करते हो। तो गाइस इसी को क्या बोलते हैं आपके पास, रेप्लिकेबिलिटी। गाइस उसके बाद हम बात करते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिसर्च के टाइप के बारे में। जरूर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यूजीसी नेट एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। रिसर्च के टाइप है, हम उसको रिसर्च के टाइप को 4 पार्टों में बांटते हैं, ठीक है ना। 4 रिसर्च के टाइप है। नंबर 1 है आपके पास में रिसर्च बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य के आधार पर रिसर्च की बात करेंगे हम लोग। उद्देश्य के आधार पर रिसर्च को हम लोग बेसिकली 5 पार्ट में बांटते हैं। मैं अगले वीडियो में इसके रिसर्च के टाइप के ऊपर विशेष, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा गाइस। उसके बाद हम बात करते हैं रिसर्च बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, मतलब उसका अनुप्रयोग क्या है रिसर्च का, तो उस पर उसके 2 पार्ट होते हैं आपके पास, ठीक है ना गाइस। उसके बाद हम बात करते हैं रिसर्च बेस्ड ऑन लॉजिक। लॉजिक पे भी गाइस हमारे पास में इसके 2 पार्ट होते हैं, हम बात करेंगे इसके बारे में।
और उसके बाद हम बात करते हैं रिसर्च बेस्ड ऑन इंक्वायरी। इंक्वायरी बेस्ड हो सकते हैं आपके पास में, ठीक है ना, आप इसे इंफॉर्मेशन बेस्ड भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके कई टाइप होते हैं। तो यहाँ पे हाँ, इसके विशेष तौर पे हम लोग स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर दो टाइप विशेष तौर पे पढ़ते हैं। तो ये गाइस हमारे पास रिसर्च के टाइप है, आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। कल में वीडियो में आपके पास डिटेल में हम लोग बात करेंगे जो रिसर्च बेस्ड ऑब्जेक्टिव है वो, उसके टाइप प्रॉपर, ठीक है ना, प्रॉपर। उसके बाद में उसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, लॉजिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, और इंक्वायरी के बारे में बात करेंगे। तो गाइस जिस तरह से आपके पास में ये रिसर्च के बारे में वीडियो था, आप प्लीज़ इसे देखिएगा और बहुत ही आपके काम आने वाला है अगर आप हायर स्टडीज में जाने वाले हैं तो, ठीक है ना। अगर आप टीचिंग रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बाकी अपने जो दोस्त हैं उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में तब तक मिलते हैं, ख्याल रखिए अपना। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।